नमस्कार मित्रों। बहुत सारे मित्र ये शिकायत करते हैं कि जब वो प्रातः नींद से बिस्तर से उठते हैं तो अनायास उनके सिर में भारीपन शुरू हो जाता है या उनका सिर दर्द करने लगता है, या फिर ऐसे लोगों को अचानक छींक पर छींक आने लगती है। कई बार तो ऐसे लोग 15 से 30 बार छींक लेते हैं और छींक छींक के परेशान हो जाते हैं। आँखों से पानी आने लगता है और घबराहट सी शुरू हो जाती है। कभी कभी ऐसे लोग बाज़ार में निकलते हैं, सफ़र में निकलते हैं, कार में बैठे होते हैं, बस में बैठे होते हैं तो भी छींकों का सिलसिला शुरू हो जाता है और दर्द की स्थिति तो हमेशा बनी रहती है। सिर में भारीपन की शिकायत भी रहती है। ऐसे में ये लोग जब डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, और बहुत सारे लोगों ने डॉक्टर से कंसल्ट भी किया है, तो या तो ये पेन किलर यूज़ करते हैं या फिर इनको एंटी एलर्जिक दवाएं दी जाती हैं। नाक खोलने के लिए ऐसे स्टेरॉइड्स इनहेलर दिए जाते हैं जिससे कि नाक खुल जाती है। ऐसी दवाओं से थोड़े बहुत समय के लिए तो इनको लाभ मिल जाता है, लेकिन इनकी समस्या यथावत बनी रहती है। वैसे रोग के कारणों को विस्तार में ना जाके मैं बताना चाहूँगा कि ये सारे जो लक्षण हैं, जो सिम्टम हैं, जो साइनोसाइटिस या पुराने नज़ले से संबंधित हैं। और ऐसा पुराना नज़ला या साइनोसाइटिस तब होता है जब मौसम बदलते हुए लोग लापरवाही दिखाते हैं, या बारिश में ज़्यादा देर भीग लेते हैं, या फिर गीले कपड़ों से ज़्यादा देर घूमते रहते हैं, या फिर धूप से जब घर वापस लौटते हैं तो अनायास ठंडा पानी पी लेते हैं, या बार बार ठंडा पानी पीते रहते हैं, या एसी में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं और फिर एसी से निकल के धूप में चले जाते हैं और वहाँ ठंडा पानी पी लेते हैं। ऐसी जो लापरवाही हैं, इनके कारण जो साइनोसाइटिस की समस्या या नज़ला की समस्या शुरू होती है। ऐसे में अब ये चिकित्सा के लिए देखते हैं परेशानी होती है, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा 1 घंटा भी व्यर्थ ना जाए। तो ऐसे साइनोसाइटिस के कारण जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, श्वसन तंत्र है, चाहे वो नाक की शेषमा हो, मस्तिष्क के आसपास का भाग हो, या फिर फेफड़ों के ऊपर का हिस्सा हो, वहाँ तरल का संचय बढ़ जाता है, क्योंकि नाक में अचानक एक प्रतिक्रिया होती है। और ऐसे में शरीर का जो सुरक्षा तंत्र है, नाक के साइनस के आसपास तरल की मात्रा बढ़ा देता है। हम तरल को निकलने नहीं देते, इसीलिए जब जुकाम की शुरुआत होती है तो नाक से पानी आने लगता है, तो हम पानी निकलने नहीं देते। ऐसे में या तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन ले लेते हैं, या फिर हम एंटीबायोटिक्स जैसी दवाएं लेकर, स्टेरॉइड्स लेकर इसको सुखा देते हैं। और ऐसे सुखाने से ये समस्या गंभीर हो जाती है, क्योंकि देखा गया है कि जिन लोगों को साइनोसाइटिस की समस्या काफ़ी समय तक बनी रहती है, उनकी नेत्र ज्योति भी घटने लगती है, उनको याद नहीं रहता, स्मरण शक्ति भी क्षीण पड़ने लगती है, और भी कई समस्याएं हो जाती हैं। यहाँ तक कि उनको अस्थमा और चेस्ट इन्फेक्शन का भी समस्या बार बार देखने में पड़ती है। तो ऐसे लोगों के लिए कई उपचार तो हैं, लेते भी हैं। कई लोग तो नाक का ऑपरेशन करा लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स बताते हैं कि इनकी नाक की हड्डी बढ़ गई है, इसलिए सांस लेने में परेशानी होती है। उनके साइनस जो इन्फेक्शन से भरे हुए हैं, तो लगातार महीनों तक, सालों तक वो एंटीबायोटिक्स बदल के लेते रहते हैं, लेकिन इनको फ़ायदा नहीं होता। ऐसे में आप 2 काम कर सकते हैं। पहला काम तो ये कर सकते हैं कि आपकी जब साइनोसाइटिस होती है या आपको नज़ला जुकाम होता है, ठंड लगती है, तो ऐसे में ऐसी शुरुआत में आपका जो पाचन तंत्र है वो कमज़ोर रहता है, और पाचन तंत्र जब तक कमज़ोर रहेगा तब तक साइनोसाइटिस में, नज़ला में आपको स्थायी लाभ नहीं आ सकता। तो पहले तो आप पाचन की जो प्रक्रिया है, आप जठराग्नि को तीव्र करें। तो उसके लिए बहुत साधारण सा प्रयोग है कि आप या तो जो अदरक होती है, अदरक का पानी रस निकाल के उसमें तुलसी पत्र और काली मिर्च मिला के आप सेवन कर सकते हैं, या फिर सूखी अदरक को पानी में उबाल के उस पानी का सेवन कर सकते हैं, या फिर पानी में सौंठ के साथ में आप अजवाइन मिला के उस पानी का बार बार सेवन कर सकते हैं। इससे आपकी पाचन तंत्र सुधर जाती है। दूसरा, आप इस साइनोसाइटिस से पूरी तरह मुक्ति पाना चाहते हैं, पूरी तरह निजात पाना चाहते हैं, तो आपके लिए योग साधना बहुत महत्वपूर्ण है। तो योग के रूप में आप इसके लिए सूर्यभेदी प्राणायाम कर सकते हैं। इसमें सिर्फ दाहिने नाक से सांस लेना और छोड़ने की प्रक्रिया करनी पड़ती है, लेकिन ये जो सूर्यभेदी प्राणायाम है स्वतः अपने आप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे कई तरह की सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं और इसके संबंध में व्यापक जानकारी भी होनी चाहिए। तो यदि आप सूर्यभेदी प्राणायाम करना चाहते हैं तो किसी जो योग सिखाने वाले हैं और इसको इस संबंध में जानकारी हो, उससे आप परामर्श ले सकते हैं। आप
स्वयं इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें, क्योंकि इस प्राणायाम को ग्रीष्म ऋतु में या ग्रीष्म क्षेत्र में करना निषेध है। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति की जो पित्त प्रकोप का प्रभाव रहता है, पित्त ज़्यादा बनती है, तो ऐसे में ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। उम्र के हिसाब से, मौसम के हिसाब से कई चीज़ें इस प्राणायाम के दौरान देखी जाती है, लेकिन ये प्राणायाम ऐसे रोगियों के लिए रामबाण है। लेकिन इसके अलावा आप 2 काम कर सकते हैं। पहला काम ये कर सकते हैं कि आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो नाड़ी शोधन के कई प्रारूप हैं, इनके बारे में मैं पिछले वीडियो में विस्तार से बता चुका हूँ। तो आप नाड़ी शोधन का अभ्यास कर सकते हैं। तो नाड़ी शोधन में जो प्राणायाम की क्रिया है, उनमें 3 क्रियाएं महत्वपूर्ण रहती हैं। एक होती है पूरक। पूरक में हम श्वास भरते हैं, कुम्मक श्वास को रोकते हैं फेफड़ों में, उसको संग्रह करके रखते हैं, और तीसरा रेचन, बाहर निकालते हैं। तो आपने जब नाड़ी शोधन का अभ्यास करना है तो कुम्भक नहीं करना, सांस को अंदर रोकना नहीं है। आपने बाएं नासाद्वार से शुरू करना है, बाएं नाक से श्वास खींचना है और दाहिने नाक से श्वास निकालना है, और दाहिने से खींचना है, बाएं से निकालना है। ये क्रिया करनी है। इसमें आपने कोई अंतर नहीं रखना, कोई गैप नहीं आने देना। इस प्रक्रिया में तीव्रता से आप बाईं नाक से सांस लेंगे, दाहिने से निकालेंगे, दाहिने से लेंगे, बाहिने से निकालेंगे, और इस प्राणायाम की प्रक्रिया को आप जारी रखना है। 2 से 3 मिनट तक शुरू में आप जारी रख सकते हैं, और इसकी अवधि को आगे के अभ्यास में बढ़ा सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। जब आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लेते हैं तो इसके माध्यम से नाड़ियों का शोधन होता है। और इस प्राणायाम के बारे में, इस प्राणायाम के प्रभाव के बारे में भी पहले मैं विस्तार से बता चुका हूं, तो आज मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। आपको मैं बताऊंगा इसके अलावा नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लेते हैं तो आपके लिए भस्त्रिका प्राणायाम के दौरान हम लंबे गहरे श्वास अपने अंदर भरते हैं और उतनी तीव्रता से फेफड़ों को खाली करते हैं, उतनी तीव्रता से फेफड़ों में भरी हुई वायु को बाहर निकालते हैं। तो इस भस्त्रिका प्राणायाम का आपके नासाद्वार पर, नाक पर, फेफड़ों पर, मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जब आप भस्त्रिका प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी नाक से तरल रिसना शुरू हो जाता है, तरल आना शुरू हो जाता है। इसका अर्थ है कि आपका प्राणायाम आपके मस्तिष्क पर, आपके साइनस पर और आपके उन क्षेत्रों पर कार्य कर रहा है। यहाँ तरल का संचय बढ़ गया है और जो आपको परेशानी दे रहा है, जो आपके कष्ट का कारण है, क्योंकि जहाँ साइनस में या उसके आसपास यदि तरल का संचय रहता है, तरल संचय रहेगा तो उसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है, सूजन आ जाती है। सूजन आने के कारण आपको सांस लेने में परेशानी आती है, या फिर जब आप प्रदूषित वायु के संपर्क में आते हैं तो ऐसे क्षेत्रों में इन्फ्लेमेशन यानी कि शोथ की शुरुआत हो जाती है। बाद में वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है, नाक से गाढ़ा पीला तरल आने लगता है और बदबू भी इसमें आती है। तो ऐसे में जब ये श्राव भस्त्रिका प्राणायाम के माध्यम से निकलेगा तो शुरू में नाक से काफ़ी तरल भी निकलेगा, पीले रंग का श्राव भी निकलेगा। ऐसे में आप कुछ अनुभव तो करेंगे कि कुछ हल्कापन आ रहा है। इस प्रक्रिया को निरंतर रखेंगे। ये भस्त्रिका प्राणायाम भी शुरुआत में आपको ज़्यादा समय तक नहीं करना, एक बार में आपको 3 से 4 मिनट का इसका अभ्यास करना है। हाँ, दिन में खाली पेट इसको 2 से 3 बार तक किया जा सकता है। इसका बहुत लाभ मिलेगा। भस्त्रिका प्राणायाम के माध्यम से आपके साइनस हैं, जो साइनस में जो तरल या कुछ चीज़ जमा हो जाती है वो निकलना शुरू होगा। आप सिर में हल्कापन महसूस करेंगे, आपके सिर में जो भारीपन रहता है, खिंचाव रहता है, उसकी तीव्रता घटती जाएगी। सिर दर्द जो आपको महसूस होता है धीरे धीरे वो गायब होता जाएगा। और यदि आप निरंतर इस भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उसके माध्यम से आपकी आंखों की ज्योति यदि घट गई है, आपको चश्मा लग गया है, चश्मा का नंबर काफ़ी है, तो धीरे धीरे चश्मा का नंबर भी घटने लगता है और नेत्र ज्योति वापस आने लगती है। तो भस्त्रिका प्राणायाम का बहुत लाभ है। इससे आपकी जो स्मरण शक्ति है वो भी वापस आने लगती है, आपकी तार्किक शक्ति बढ़ जाती है। और भस्त्रिका प्राणायाम के कई प्रारूप हैं। मैंने एक सहज साधारण सा बताया है कि आपको सिर्फ इस भस्त्रिका प्राणायाम के दौरान गहरे लंबे श्वास खींचने हैं, अंदर रोकने नहीं है, कुम्भक करना नहीं है। आपने सिर्फ पूरक और रेचन करना है।
पूरक और रेचम के माध्यम से आपके शरीर के अंदर, आपके मस्तिष्क के या पर हमारा शरीर का क्षेत्र है उसमें यहाँ तरल संचित हो गया है, या ऐंठन आ गई है, या शोध है, वो दूर हो जाती है। और आपको इससे आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन में पर्याप्त लाभ मिलने लग जाता है। आपकी छींकों की समस्या समाप्त हो जाती है, आपको सिर दर्द नहीं रहता, आपको अच्छी नींद आने लगती है। और यहाँ तक कि आपके आवाज़ में यदि भारीपन है तो भारीपन भी दूर होने लगता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम के बहुत सारे लाभ हैं, ये तो मैंने थोड़े से लाभ बताए। हाँ, आप चाहें तो इसके साथ में एक और प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग ये है कि रात्रि के समय जब आप बिस्तर पर सोते हैं तो नाक में बादाम रोगन यानी कि बादाम के तेल की 2-3 ड्रॉप्स दोनों नाकों में डाल सकते हैं, या फिर इसकी जगह आप गाय का यदि घी मिल जाए, शुद्ध घी मिल जाए तो उस घी का प्रयोग भी कर सकते हैं। और यदि गाय के घी से आपको पंचगव्य घृत बना लें, पंचगव्य घृत का नश्य लें। पंचगव्य घृत बनाने के लिए आपको गाय का पुराना घी प्रयोग करना पड़ता है। जितना ज़्यादा पुराना घी होगा उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसकी औषधीय गुणवत्ता बढ़ती है। तो ऐसे में आप पंचगव्य घी बनाना चाहेंगे तो आपको गाय के पंचगव्य यानी कि घी, दूध, दही, गौमूत्र और गोबर की आवश्यकता पड़ती है। ये प्रक्रिया बनाने की है। आपको यदि कोई आसपास कोई वैद्य मिलेगा या जो पंचगव्य पदार्थ बनाते हैं वो उसकी जानकारी दे देंगे। यदि आपको मुझसे जानकारी लेनी है तो इस संबंध में मेरे से भी ले सकते हैं, लेकिन सहज बनाना और ऐसा पंचगव्य घी नस के रूप में सेवन करना, प्रयोग करना आपके लिए बहुत उपयोगी रहता है। इससे नाक और नासा द्वार जो है बहुत मुलायम सॉफ्ट हो जाता है, संवेदनशीलता नाक की बढ़ जाती है, सांस आप सहजता से ले पाते हैं और पूरा नासा द्वार खुल जाने से आपको सांस लेने में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होती। आपकी जो नींद की प्रक्रिया है वो सुधर जाती है, आपको बहुत गहरी नींद आती है, आप बहुत शांति का अनुभव करते हैं। और यहाँ तक कि आपकी स्मरण शक्ति जो है, जो आप पढ़ते, लिखते, सोचते, विचारते हैं वो बढ़ जाती है। आप अच्छे से निर्णय ले पाते हैं और ये स्मरण शक्ति है आपको कई क्षेत्रों में आपको लाभ पहुंचाती है। तो ये छोटे से उपाय हैं, आप इन छोटे से उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपका 15 से 20 साल पुराना जो साइनोसाइटिस की समस्या है उससे आपको कुछ महीनों में ही पूरी तरह से निजात मिल जाएगी। और सिर्फ साइनोसाइटिस के ये लक्षण ही गायब नहीं होंगे, आपके चेहरे पर एक नई आभा आने लगेगी। यदि आपके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगी हैं, कालिमा छा गई है, दाग धब्बे पड़ने लगे हैं, तो वो भी इस प्राणायाम के माध्यम से और इस नस्य के प्रयोग से वो दूर हो जाते हैं। आप इस पंचगव्य जो गाय जो घी का प्रयोग आप नाभि में ही कर सकते हैं कि नाभि का भी हमारे चेहरे के साथ में, खास करके हमारे जो नाक है, हमारे जो होंठ हैं, हमारे जो गाल हैं, उनसे सीधा संबंध रहता है। वैसे तो नाभि को प्राण का केंद्र कहा गया है, क्योंकि जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो शुरुआती अवस्था में प्राण का संचार नाभि के माध्यम से होता है। तो जब नाभि में आप ऐसे घृत का प्रयोग करते हैं तो नाभि को भी उससे ऊर्जा प्राप्त होती है, नई शक्ति मिलती है और आपकी बहुत सारी समस्याएं से दूर होने लगती हैं। बुढ़ापा रोकने के लिए तो ये उपाय बहुत अनुपम है। और साइनोसाइटिस से यदि बचना चाहते हैं, साइनोसाइटिस की पीड़ा से यदि आप निजात पाना चाहते हैं तो ये छोटे से उपाय आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे। वैसे मैंने इसके संबंध में कि ये रोग क्यों होता है, क्या लापरवाही करने से हो जाता है, तो उनके बारे में मैंने पहले वीडियो बनाए, तो आप वहाँ देख सकते हैं। लेकिन यदि आप इन लक्षणों से पीड़ित हैं तो आप उसको लेके टेंशन ना रहें। डॉक्टर्स क्या बताते हैं उसकी तरफ ज़्यादा गंभीर ना लें, क्योंकि आप जितने टेस्ट कराएंगे उस टेस्टों में कुछ ना कुछ तो मिलता ही रहेगा। लेकिन ये सारे लक्षण साइनोसाइटिस के हैं, पुराने नज़ले के हैं। पुराना नज़ला तब होता है जब किसी तरह की लापरवाही आप दिखाते हैं, तो थोड़ी सावधानी आपको भी रखनी चाहिए। यदि आप एसी में ज़्यादा वक्त व्यतीत करते हैं तो तुरंत धूप में ना निकलें। धूप में निकल के आप ठंडा पानी ना पिएं, या आप यदि धूप से आए हैं, धूप से पसीना पसीना है, या आपने श्रम किया है और उसके बाद तत्काल आप ठंडा पानी पी लेते हैं तो आपको नज़ला जुकाम हो जाता है। तो ऐसे में उस पानी पीने से बचें। इसी तरह आप बारिश में भीगने से बचें, ज़्यादा देर तक गीले कपड़े अपने वस्त्र पर, अपने शरीर पर ना रखें। ये सावधानी रखेंगे तो आपको इससे निजात मिल जाएगी। यदि आपको जुकाम खांसी हो जाए तो तत्काल कोई दवा दारू लेने की बजाय आपको तुलसी, काली मिर्च और सौंठ का
जो रस है वो सेवन करना चाहिए, या पानी उबाल कर उस काढ़े का दिन में कई बार सेवन करना चाहिए। इससे आपकी पाचन शक्ति भी सुधरेगी और जो नज़ला जुकाम की समस्या है उससे निजात मिल जाएगी। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस संबंध में मुझे कमेंट्स लिख के मुझे सूचित करें, और मेरे वीडियो को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं इस बार फिर कहूँगा कि उसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद मित्रों।